नमस्कार। शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया शुभारंभ। कहा, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश बढ़ रहा है। तुमकुरू में एचएएल के ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। साथ ही G20 की बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों का भी किया निरीक्षण। कहा, आगरा में निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर होगी मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के GLA विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को प्रदान की उपाधि और मेडल। कहा, राम, शिव और कृष्ण भारत की है पहचान। और SCO के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थान की 6ठी बैठक का लखनऊ में आयोजन। 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षा प्रमुख ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में HAL के ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण किया। कारखाने की नींव भी प्रधानमंत्री द्वारा साल 2016 में रखी गई थी। ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है। यहाँ शुरुआत में पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। बाद में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण और मरम्मत का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तुमकुरू में एक औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखी। 8,484 एकड़ में फैली औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में होगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की दिशा में टिप टूर और चिक्का नायकन हल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक होगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। ऊर्जा सप्ताह में दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्रियों, 30,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के शिरकत करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत की है। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक एथेनॉल का मिश्रण पूरी तरह 20% तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियां 2G, 3G एथेनॉल संयंत्र लगा रही हैं, जिससे इस कार्य में प्रगति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी भी लॉन्च की। इंडियन ऑयल ने खुदरा ग्राहक परिचारकों और LPG डिलीवरी कर्मियों के लिए वर्दी तैयार की है। और ये वर्दी बेहद खास है क्योंकि ये वर्दी रिसाइकिल किए हुए पॉलिस्टर और कपास से बनाई गई है। पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुक टॉप मॉडल का भी लोकार्पण किया। इंडियन ऑयल ने इससे पहले एकल कुक टॉप के साथ एक अभिनव और पेटेंट इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया था। पीएम मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस रैली में वे वाहन शामिल किए गए हैं जो हरित ऊर्जा स्रोतों से चलते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपने संबोधन में एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की रणनीति के 4 प्रमुख सिरे बताए। एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार।
और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन, इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत लीड ले रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा दे रहा है। एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ताज नगरी आगरा के रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके तहत मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में होने वाली G20 की बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया। G20 को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगरा में निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को, जो लगभग 6 किलोमीटर है, इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए 2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के GLA विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल प्रदान किए। सीएम योगी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावियों को 22 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 3136 उपाधियां दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान है। तीनों के प्रति पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आस्था है और ऐसा जब तक रहेगा भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। सीएम योगी ने कहा, जब साधना नहीं थी तब भी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को रास्ता दिखाते थे, युवा वहां पर ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे ही उदाहरण पेश करने होंगे। ये सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये आपके और सरकार के सामूहिक प्रयास से होगा। समझाने का प्रयास हुआ कि सब क्या कर रहे हैं, ये भारत की ज्ञान की धरोहर को आप नष्ट करने का पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसा ज्ञान, क्या इसमें जो कुछ भी है, क्या ये कुरान शरीफ से ज्यादा है?
वो तो पहले से उसमें समाहित है, और जो उससे इतर है उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं। महीनों तक वो पुस्तकालय चलता रहा। उस विकृत मानसिकता को जिसने दुनिया को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्हें अगर कोई आज इस बात को मानता, देवदूत मानकर के उनकी उपासना करता, उनकी पूजा करता है, तो उस विकृत मानसिकता से आज उसके कहर से दुनिया किस रूप में कांपती हुई दिखाई देती है, दुनिया के तमाम देशों में वह आप सबको देखने को मिल रहा होगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है विराम का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज सोनभद्र जनपद में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज की प्रगति के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के तहत सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का काम चल रहा है। हम सभी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और आज सोनभद्र जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग को देखने के लिए हम लोग आए हैं और काम समय सीमा में हो, गुणवत्ता के साथ हो, इसके लिए हमने मीटिंग करके इनको निर्देश दिए हैं। और हमारे मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, संबंधित सभी अधिकारी हैं और डेवलपमेंट के नाम पर जो भी आवश्यकता है सोनभद्र की, चाहे सड़कों का है, चाहे ब्रिजेज का है, स्कूल्स का है, हर स्थिति में सोनभद्र को नंबर 1 का जिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी ढेर सारी संभावनाएं सोनभद्र। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने लखनऊ में आज साई तजाकिस्तान और साई कजाकिस्तान के साथ 2 MOU पर हस्ताक्षर किए। ये MOU लेखा परीक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समझौते किए गए। इस अवसर पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन उन मूल्यों और लक्ष्यों की पुनः पुष्टि करता है जो दोनों संस्थान लंबे समय से साझा करते आए हैं। Across the regions, particularly our Shanghai Cooperation Organization, you see different level of developments are there. Today we have very good session how other supreme audit institutions have applied certain level of AIs and what is their experiences and challenges. This is where we do our knowledge exchange and exchange of ideas and also how to improve ourselves. So this is very important for us because as you know, in India so much of transaction is taking place through the digitally in the digital economics, particularly the DBT kind of a thing. शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की 6ठी बैठक आज से लखनऊ में आयोजित की गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसकी मेजबानी की। इसमें संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में शामिल प्रतिनिधिगण साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विचार साझा कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज पारदर्शी प्रशासन, जनता के धन को सुरक्षित करना और योजनाओं का सही क्रियान्वयन करने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा की चिंताएं हम सभी लोगों की साझा चिंताएं हैं क्योंकि ये देश की सीमाओं से परे है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गंगा जमुनी तहजीब के शहर लखनऊ में सभी का स्वागत किया और कहा कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए संगठन महत्वपूर्ण काम करता है। तकनीक ने हमारी समस्याएं कम की हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा आज भी हमारी बड़ी चिंता है।
आप सभी जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन SCO वित्तीय और आर्थिक शासन के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ साई हमारे संबंधित देशों में सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। यहाँ मैं सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की आवश्यकता पर जोर देना चाहूँगी। आपका कार्य हमारी सरकारों और सार्वजनिक संस्थाओं की ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसे समर्पित एवं कुशल पेशेवरों की उपस्थिति में गर्व की अनुभूति हो रही है। You would agree that Supreme Audit institutions play a critical role in promoting good governance and accountability in the government. As independent bodies responsible for auditing government finances and operations to ensure that public funds are being used efficiently, effectively, and in compliance with laws and regulations. SAI provides valuable insight to national governments by identifying areas of improvement, highlighting inefficiencies, and identifying potential areas of fraud or corruption. समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पहले लेते हैं ये विराम। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित किए जा रहे प्रयासों के तहत जनपद कानपुर देहात में आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें निवेशकों ने समिट में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश पर मोहर लगाई। इससे जिले में रोजगार की बृहत संभावनाएं खुलेंगी। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से निवेशकों को दी जा रही सहूलियत और सब्सिडी की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में MSME मंत्री राकेश सचान उपस्थित रहे। 75 जनपदों में इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के क्रम में कानपुर देहात का ये इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम है और आज से कानपुर महोत्सव का भी कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, जो लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा। और बड़ी बधाई के पात्र हैं हमारी पूरी यहाँ की टीम, जो अधिकारियों की और सभी उद्यमी के 3,000 करोड़ का लक्ष्य था और उसको पार करके इन्होंने 17,200 करोड़ के MOU कर दिए हैं। आज उन्नाव जिले में इन्वेस्टर समिट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्नाव को 17,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और MSME मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। इस अवसर पर एक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 75 के 75 जिलों में इस तरह से उत्साह है। उन्नाव में 3,000 करोड़ का टारगेट था और 16,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक 75 के 75 जिलों में इस तरह से उत्साह है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ग्लोबल सिग्नेचर समिट होने जा रही है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। उन्नाव में और बुंदेलखंड एरिया मिला के हम 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे। उसके बाद फर्दर इंटीग्रेशन में जो स्टील के पाइप्स बनते हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा खुद के कंजम्पशन के लिए हम सोलर पावर प्लांट करीब 50 मेगावाट का हम लोग प्लान कर रहे हैं।
हापुड़ से भारत देश का नाम रोशन करने वाली ऑस्कर विजेता सुमन ने बजट 2023 की तारीफ की है। सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश हित में है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सभी के लिए उपयोगी बजट लाने पर ऑस्कर विजेता सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मोदी जी ने जो बजट पास किया है ये सर्वोपरि है, सभी के लिए बेहतरीन है। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, युवा हो, छात्र हो, किसान वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, रेलवे लाइन वाले हो, कोई भी हो। किचन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो हमारी गैस के दाम थे वो आसमान छू रहे थे, उन चीज़ों में हमें राहत मिलेगी। और मोदी जी का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जो बजट उन्होंने पास किया है ये सभी के हित में है। मोदी जी ने जो बजट पास किया है छात्रों की शिक्षा के लिए काफ़ी अधिक लाभदायक है और आने वाले युवाओं के लिए भी ये रोजगार का एक अच्छा मौका है। इससे हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है वो काफ़ी प्रफुल्ल होगा और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें भी काफ़ी राहत मिलेगी छात्र छात्राओं को। और अगर हम बात करें किसान भाइयों की तो किसान भाइयों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। उनके बीज में, उनके जो मंडी में उनका रेट मिलता है उनके अनाजों। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और विराम। आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बरेली पहुंचकर अल्पसंख्यक समाज के साथ संवाद किया। उन्होंने अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में पहुंचकर समाज के गणमान्य लोगों से चर्चा की और उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज भी सरकार की नीतियों से खुश है, क्योंकि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की 80% जनता सरकार के साथ है, जिसका प्रमाण हाल ही में हुए खंड स्नातक के चुनाव के नतीजे हैं। 80% लोगों का विश्वास आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसको हम धीरे धीरे और बढ़ाते जा रहे हैं। आज आम जनमानस का भी देखिए कि अभी स्नातक और एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें से 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। स्पष्ट दर्शाता है कि आज भी और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस काम से जनता के अंदर। सुल्तानपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए लोक अदालत के नोडल अधिकारी त्रिभुवन नाथ पासवान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर के सचिव तथा अपर जिला न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानपुर के प्रशासनिक राजस्व अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर अपर जिला न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने बताया कि सूक्ष्म आपराधिक मामले, दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, बैंक संबंधी मामले, चेक बाउंस मामले और मोटर दुर्घटना बीमा सहित अन्य मामलों के निस्तारण के लिए सुल्तानपुर जिला न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादी मौके पर पहुंचकर इसका लाभ ले सकते हैं और इसमें त्वरित रूप से बिना किसी बड़े खर्च के न्यायिक विवादों का निपटारा कराया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर माननीय जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 11 फरवरी 2023 द्वितीय शनिवार के दिन जनपद न्यायालय सुल्तानपुर और अमेठी के सभी तहसीलों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में आप अपने दीवानी वादों, शमनीय आपराधिक वादों, राजस्व वादों, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वादों या वैवाहिक केसों, इनका आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं। 10 फरवरी से 27 फरवरी फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
लखनऊ में अभियान से पहले आज जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य फाइलेरिया बीमारी के प्रति मीडिया संगठन माध्यमों से आम लोगों को जागरूक किया जा सके। इस मौके पर अभियान से जुड़े अधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सके और किस दवाई का सेवन करें, इसकी जानकारी दी गई। लोगों को लगता है कि उनको कोई सिम्टम्स है नहीं, कोई लक्षण है नहीं, इसलिए दवा उनको लगता है वो स्वस्थ हैं तो दवा क्यों खाएं। परंतु आप स्वस्थ दिख सकते हैं, पर हो सकता है आपके अंदर ये कीटाणु हो। और इस बीमारी का सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि इस के जो लक्षण हैं वो परिलक्षित होने में 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। इसलिए ये दवा अगर साल में एक बार 2 साल लगातार ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी ले ली जाती है तो इस बीमारी के होने के जो संभावनाएं हैं वो नगण्य हो जाती हैं। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दैनिक मजदूरी वाले स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जिले में लगभग 27,000 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके 84 वर्षीय बुजुर्ग सब्जी विक्रेता गया प्रसाद ने स्वनिधि योजना में अनोखी मिसाल पेश की। इन्होंने 2 किस्तों में मिले 10 और 20,000 रुपए के ऋण को समय से पहले जमा कर तीसरी किस्त 50,000 रुपए की ली है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ऋण लिया था, जिसे सब्जी बेचने का काम किया। लाभ प्राप्त कर लोन चुकता किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। अब अंत में प्रमुख समाचार। 10,000 रुपए में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया शुभारंभ। कहा, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश बढ़ रहा है। तुमकुरू में HAL के ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। साथ ही G20 की बैठक को लेकर की जा रही तैयारियों का भी किया निरीक्षण। कहा, आगरा में निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर होगी मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के GLA विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को प्रदान की उपाधि और मेडल। कहा, राम, शिव और कृष्ण भारत की है पहचान। SCO के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थान की 6ठी बैठक का लखनऊ में आयोजन। 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षा प्रमुख ले रहे हैं भाग। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।